नमस्कार स्टूडेंट। आज अपने कोर्डेटा जो बुक है बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर के लिए उसका लेक्चर नंबर 48 नंबर लेक्चर यानी 48वां लेक्चर आज करने जा रहे हैं। देखिएगा स्टूडेंट, इससे जो प्रीवियस क्लास थी उसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। ये अपना टॉपिक चल रहा था। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की यदि बात करें तो इसके अंदर जो बंद प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, और बताया था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है हार्ट और पेरिकार्डियम। पहला कौन सा था? हार्ट एंड पेरिकार्डियम। दूसरा भाग था अपना इसका ब्लड वेसल्स, और तीसरा भाग था इसका ब्लड। तो तीनों को अपने को पढ़ना है। अब देखिएगा, अपनी बात कल की थी हार्ट एंड पेरिकार्डियम की। तो हार्ट जो है इसके अंदर आपको बताया था कि जो राइट गोनाड है उसके पीछे लगभग 7 सेंटीमीटर लंबा और 3 mm चौड़ा इसका पेरिकार्डियम होता है। और पेरिकार्डियम हार्ट के चारों ओर पाए जाने वाला एक आवरण होता है जो कि इसका सुरक्षात्मक आवरण होता है। वैसे पेरिकार्डियम जो है ये आपको बताया था कि जो ब्लड साइनस युक्त होता है, जिसका जो पेरिकार्डियम है ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, यानी कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और पेरिकार्डियम दोनों सिरों से क्या रहता है? बंद रहता है। उसके बाद में आपको बताया था कि पेरिकार्डियम से एक छोटी फ्लैप निकलती है। वो फ्लैप अंदर की ओर फोल्ड होकर के पेरिकार्डियम के अंदर ही हार्ट का निर्माण करती है। और हार्ट के अंदर जो है वो जो हार्ट है पेरिकार्डियम के अंदर वो एपिथेलियल सेल्स का बना होता है। उसके बाद आपको बताया था कि हार्ट जो है इसके अंदर कोई वाल्व या कपाट नहीं पाए जाते, बल्कि एक छोटी नाशपत्ती आकार की संरचना पाई जाती है जो कि ब्लड के सर्कुलेशन के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। उसके अलावा आपको बताया था कि जो हार्ट है इसके अंदर जो रक्त का प्रवाह है वो डोर्सो वेंट्रली और वेंट्रो डोर्सली दोनों दिशाओं में होता है। यानी कि एसिडियंस एक ऐसे एग्जाम्पल है जिनके अंदर रक्त का प्रवाह समय के साथ या आवश्यकता के अनुसार चेंज किया जा सकता है। यानी यूँ कह सकते हैं कि जो आर्टरीज होती हैं वो वैन के रूप में चेंज हो जाती है, जो वैन्स हैं वो आर्टरीज के रूप में चेंज हो सकती है। तो जो अपने आगे डिस्कस करेंगे। तो हार्ट और पेरिकार्डियम आपको बता दिया। और हार्ट का काम क्या है? रक्त को शरीर में पंप करना। और हार्ट जो है वो उससे केवल और केवल वेंट्रल एरोटा निकलती है, उसके अलावा उससे और कोई ब्लड वेसल नहीं निकलती। या एक छोटी सी शाखा कार्डियो विसरल जो वेसल है वो इससे हार्ट से जुड़ी रहती है, कार्डियो विसरल वेसल्स। अब देखिएगा स्टूडेंट, तो ये तो इसका हार्ट और पेरिकार्डियम जिसके अपने कल स्ट्रक्चर देख लिए और जिसके बारे में अपने पूरा विस्तार से कल पढ़ लिया था। आज बात कर रहे थे अपने ब्लड वेसल्स के। ब्लड वेसल्स जो है वो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स जो है वो पूरे शरीर के अंदर पाई जाती है, जो कि ब्लड के सर्कुलेशन के लिए जिम्मेदार होती है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको लाने ले जाने का काम कौन करती है? ब्लड वेसल्स करती है, जिसको अपने कल पढ़ रहे थे। तो आज अपने इसको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की यदि हम बात करें तो ब्लड वेसल्स हैं, ये बताया था आपको, रक्त वाहिनियाँ जिनको कहा जाता है। ये कुल कितने प्रकार की होती है? इसके अंदर 4 होती है। पहली जो होती है वो होती है वेंट्रल एरोटा, दूसरी होती है डोर्सल एरोटा, तीसरी जो है ब्रैंकियो विसरल वेसल, चौथी जो है वो है कार्डियो विसरल वेसल। ये 4 प्रकार की जो ब्रांचेज है वो क्या इससे निकलती है। तो कल अपने बात कर रहे थे किसकी? वेंट्रल एरोटा की। तो जो वेंट्रल एरोटा है, थोड़ा सा इसको मैं डायग्राम से बताना चाहूँगा आपको।
इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये ब्रैंकियल साइफन है, ब्रैंकियल साइफन है। ये कौन सा है? एट्रियल साइफन। ये ब्रैंकियल अपर्चर है, ये एट्रियल अपर्चर है। ये अपने पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? हार्ट की बात करें तो हार्ट इस पोजीशन पाया जाता है, इस जगह। इसमें गोनाड्स भी होते हैं। इस तरह इसके अंदर ये पेरिकार्डियम में स्थित इसका क्या होता है? हार्ट होता है। इसका क्या है? हार्ट है। इसी जगह गोनाड्स होते हैं। राइट जो गोनाड है वो इसी पोजीशन में पाए जाते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो इससे निकलती है इस प्रकार से वेंट्रल एरोटा। ये क्या निकलती है? इससे वेंट्रल एरोटा निकलती है। ये होती है वेंट्रल एरोटा। तो ये हार्ट है। ये क्या इसका? हार्ट है। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको इसको। ये क्या इसका? हार्ट। हार्ट से क्या निकलती है इसकी? वेंट्रल एरोटा। तो ये पूरी वेंट्रल एरोटा निकलती है। निकलने के बाद में कितनी शाखाओं में बढ़ती है? 3। ये है वेंट्रल टेस्ट ब्रांच या वेसल लिखते हैं अपने, वेसल या ब्रांच एक ही बात है। ये है एंटीरियर हाइपो ब्रैंकियल वेसल और ये है पोस्टीरियर हाइपो ब्रैंकियल वेसल। तो ये निकल गई, यानी हार्ट से वेंट्रल एरोटा निकलती है। ये वेंट्रल एरोटा है। निकलते कितने शाखाओं में बट गई? ये 3 शाखाओं में बट गई। वेंट्रल टेस्ट वेसल, एंटीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल। देखिए एंटीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल का मतलब होता है, हाइपो का अर्थ होता है और हाइपर 2 शब्द आते हैं। हाइपर का मतलब किसी चीज़ के ऊपर होना और हाइपो का मतलब किसी चीज़ के नीचे होना, यानी किसी एक अंग का दूसरे अंग के नीचे पाया जाना हाइपो होता है, और किसी एक अंग का दूसरे अंग के ऊपर पाया जाना हाइपर होता है। तो यहाँ पर देखिएगा हाइपो का मतलब क्या हुआ कि ये आगे की ओर स्थित है, यानी इसको हमने ब्रैंकियल साइफन वाले एरिया को हम अग्र भाग मानते हैं इसका। तो ये शाखा आगे की ओर जा रही है या अगले अंगों की ओर जा रही है। और हाइपो का मतलब होता है नीचे ब्रैंकी यानी फेरिंक्स और वेसल यानी वेसल होती है। और इसी तरह पोस्टीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल का मतलब ये क्या होती है? पीछे की ओर जाती है और फेरिंक्स से क्या होती है? नीचे की ओर स्थित होती है। तो इस प्रकार से ये 3 शाखाएं निकलती है किनसे? वेंट्रल एरोटा से। तो मैं तीनों के नाम लिख देता हूँ। वेंट्रल टेस्ट वेसल, एंटीरियर हाइपो ब्रैंकियल वेसल और पोस्टीरियर हाइपो ब्रैंकियल वेसल। अब देखिएगा स्टूडेंट कि इस प्रकार से 3 शाखाएं निकल गई। अब ये तीनों शाखाएं जो हैं नाम से क्लियर हो रहा है। वेंट्रल टेस्ट वेसल, टेस्ट के जो चोल या टेस्ट होता है उसके वेंट्रल पोजीशन में ब्लड को सर्कुलेट करती है। एंटीरियर हाइपोब्रैंकियल जो वेसल होती है ये फेरिंग्स के नीचे से लेकर के अग्र भागों की ओर जाती है और अग्र भागों को रक्त की सप्लाई करती है एंटीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल। और ये पोस्टीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल क्या कर रही है कि जो कि फेरिंग्स की फर्श में पीछे की ओर जो भाग होते हैं उनकी ओर रक्त क्या करती है? सप्लाई करती है। अब देखिएगा एंटीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल की अगर हम बात करें ये आगे जाकर फिर 2 भागों में बढ़ जाती है। केवल एंटीरियर की बात कर रहे हैं हम। 2 भाग कौन कौन से होती हैं आपको मैं फिर बता देता हूँ। इसमें जो सबसे पहला भाग होता है इसको कहते हैं प्रोफेरेंजियल
प्रोफरेंजियल वेसल, प्रो कह दें या प्री कह दें, प्रीफरेंजियल वेसल। और ये होती है एंडोस्टाइलर, इसको कहा जाता है सब टेंटिकुलर ब्रांच या टेंटिकुलर ब्रांच इसको कहा जाता है, टेंटिकुलर ब्रांच या वेसल की बात है। अब देखिएगा एंटीरियर ब्रांच ये है जो कि कहाँ जा रही है, सबसे पहले तो आगे जाके दो भागों में बढ़ जाती है। एक जो प्रीफेरेंजियल वेसल, जो प्रीफेरिंग्स वाला एरिया है, प्रीफेरिंग्स ग्रूव्स है, प्रीफेरिंग्स भाग के अंदर, जो फेरेंजियल भाग के अंदर या जो बैंड पाए जाते हैं उस एरिया के अंदर रक्त की सप्लाई करती है। उससे ठीक आगे की ओर टेंटिकुलर ब्रांच है वो जाती है। ये टेंटिकुलर ब्रांच आपको मैं बताता हूँ, जो टेंटिकल्स होते हैं 64 उनके अंदर जाती है। इन प्रत्येक टेंटिकल से ये क्या होती है, ब्रांच जुड़ी होती है, रक्त की सप्लाई करती है। यानी आगे जाकर ये जो टेंटिकुलर ब्रांच है छोटी छोटी शाखाओं में बन जाती है। और साथ में ये जो स्फिंक्टर जो अवरोधनी होती है उस एरिया के अंदर और साइफन के अंदर रक्त की क्या करती है, सप्लाई करती है। अब देखिएगा यहाँ तक तो इतनी बात होगी। अब साथ में क्या होता है कि इससे ट्रांसवर्स वेसल्स भी निकलती है, जो लगभग 40 से 56 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं, 40 से 56 जोड़े होते हैं, जो कि एंडोस्टाइलर खांच और मेंटल के लिए भी क्या होती हैं, ये ब्लड वेसल्स को देती है। यानी अब हम बात करें कि इसकी जो ब्लड वेसल्स है इस प्रकार से भी आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, इस तरह से है, इस तरह से। ये कौन सी ब्रांच, ट्रांसवर्सेस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टिग्मेटा होते हैं। आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए, क्या होते हैं यहाँ पर, स्टिग्मेटा होते हैं, क्या लगे होते हैं यहाँ पर, स्टिग्मेटा। तो स्टिग्मेटा के बीच में ये ट्रांसवर्स ब्रांचेज होती है। तो अब देखिएगा मेन जो ब्रांच है वो एंटीरियर हाइपोब्रैंकियल ब्रांच होती है। एंटीरियर हाइपोब्रैंकियल ब्रांच एक तो ट्रांसवर्स ब्रांचेज में बन जाती है। ट्रांसवर्स ब्रांचेज जो कि जो फेरिंग्स होती है उसकी दीवार में पाई जाती है, दीवार में रक्त की सप्लाई करती है, साथ में रक्त शोधन में भी या ऑक्सीजनेटेड रक्त को लेने में भी क्या होती है, सहायक होती है। उसके अलावा आगे जाकर की दो भागों में बंट गई, प्रीफेरेंजियल वेसल और ये टेंटेकुलर ब्रांच या टेंटेकुलर वेसल। टेंटेकुलर वेसल जो है वो साइफन में, ब्रैंकियल अपर्चर में, उसके अलावा स्फिंक्टर में, और जो टेंटिकल से वहाँ रक्त की सप्लाई करती है। और जो प्रीफेरेंजियल वेसल है ये क्या करती है, प्रीफेरेंजियल जो ग्रूव है, उसके अलावा यहाँ प्रीफेरेंजियल बैंड पाए जाते हैं, वहाँ पर रक्त की क्या करती है, सप्लाई करती है। तो ये जो है कौन सी ब्रांच होगी अपनी, वेंट्रल एरोटा। तो वेंट्रल एरोटा आपने देख लिया कि किस प्रकार से 3 भागों में बंट जाती है। उसके बाद दूसरी जो ब्रांच है अपनी कौन सी, डोर्सल एरोटा। अब डोर्सल एरोटा की यदि हम बात करें तो ये डोर्सल एरोटा जो है आपको पता होना चाहिए कि कौन से भाग में पाई जाती है, डोर्सल भाग में पाई जाती है। इस प्रकार से यदि हम इसको थोड़ा देखें तो ये डोर्सल एरोटा होती है। अब इसकी पोजीशन देखें डोर्सल एरोटा की कहाँ होती है, ये डोर्सल पोजीशन में होती है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। और डोर्सल पोजीशन में आपने बात की थी कि डोर्सल लेमिना पाई जाती है। तो डोर्सल लेमिना जो होती है उसके ठीक नीचे मिड डोर्सल पोजीशन के अंदर पाई जाती है कौन सी, डोर्सल एरोटा। और ये हार्ट से जुड़ी हुई नहीं होती है, ये किससे नहीं जुड़ी होती है, हार्ट से जुड़ी हुई नहीं होती है। अब देखिएगा हार्ट से जुड़ी हुई नहीं होती है तो इसके जो होती है क्या कि 5 से 7 इससे ट्रांसवर्स वेसल्स निकलती है। उसके अलावा इससे सर्कुलर, पेरीफेरेंजियल और सब टेंटेकुलर वेसल्स है वो भी क्या इससे निकलती है। यानी इसकी यदि हम बात करें तो इसके अंदर इस प्रकार से डायग्रामेटिकली अगर थोड़ा देखें अपने तो इस प्रकार से इससे यूं इस तरह से होती है। तो डोर्सल एरोटा डोर्सल पोजीशन पे है और डोर्सल लेमिना के मिड डोर्सल पोजीशन के अंदर पाई जाती है जो कि हार्ट से जुड़ी हुई नहीं रहती। अब इसका देखिएगा क्या होता है
कि डोर्सल जो एरोटा है ये हर्ट से जुड़ी नहीं रहती, तो परंतु यहाँ रक्त की सप्लाई होती है। कैसे होती है कि इससे 4 से 5 जोड़ी ट्रांसवर्स वेसल निकलती है। अब देखिए वेंट्रल एरोटा से कितनी निकल रही थी, 40 से 50 जोड़ी, और इससे कितनी निकल रही है, केवल 4 से 5 जोड़ी, यानी 5 ही लेफ्ट में निकलती है और 5 ही राइट में निकलती है। और वो क्या करती है, किससे जुड़ी रहती है, जो वेंट्रल एरोटा की जो ब्रांचेज थी, ट्रांसवर्स वेसल्स थे, उनसे जुड़ी रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्लड यहाँ पर आएगा वो डोर्सल एरोटा में भी आसानी से आ सकता है। उसके बाद में क्या होता है कि साथ में ये जो डोर्सल एरोटा होती है, हमने बात की थी कि टेंटाकुलर ब्रांच और ये प्रीफरेंजियल जो वेसल है या प्रीफरेंजियल जो ब्रांच है ये भी निकलती है किसकी, वेंट्रल एरोटा की। तो ये भी आगे जाकर के किससे जुड़ जाती है, डोर्सल एरोटा की। तो डोर्सल एरोटा और वेंट्रल एरोटा को जोड़ने का काम कौन कौन करती है इसकी, एक तो ये जो ट्रांसवर्स वेसल्स हैं दोनों की वो आपस में कुछ एक जुड़ी रहती है, कुछ एक कहें तो। उसके अलावा जो डोर्सल और वेंट्रल एरोटा की कौन कौन सी शाखाएं, टेंटिकुलर ब्रांच और प्रीफरेंजियल ब्रांच है, वो भी दोनों को आपस में जोड़ रखती है। किस किस को, वेंट्रल एरोटा और डोर्सल एरोटा को। उसके अलावा डोर्सल एरोटा जो है वो ब्लड की सप्लाई कहाँ कहाँ करती है आपको बताता हूँ। ये इसकी न्यूरल ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड होती है, न्यूरल ग्लैंड। तो ये भी इसको ब्लड की सप्लाई कौन करती है, डोर्सल एरोटा। उसके अलावा जो डोर्सल ट्रबीकली होती है जिसको हम पृष्ठ गुलिका कहते हैं, जो कि पृष्ठ गुलिका आपको बताया था कि इसको जो जल अंदर आता है उसको सूंघने का और चखने का कार्य करती है। इसका एक प्रकार से हम कह सकते हैं कौन सा अंग है, ये संवेदी अंग है, रिसेप्टर है। और जो न्यूरल ग्लैंड होती है ये इसका उत्सर्जी अंग होता है। तो इन दोनों को भी रक्त की सप्लाई कौन करता है, ये डोर्सल एरोटा करती है। तो इस प्रकार देखिएगा स्टूडेंट, दो जो मुख्य ब्रांच है उनको मैं एक बार हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ, फिर अपने नेक्स्ट ब्रांच पे जाते हैं। कि सबसे पहले बात हम करते हैं कि वेंट्रल एरोटा जो है नाम से क्लियर हो रहा है, वेंट्रल पोजीशन से निकलती है या वेंट्रल पोजीशन पर पाई जाती है, जो हार्ट से जुड़ी रहती है। हार्ट से निकलने के बाद में कितनी ब्रांचेज में बढ़ जाती है, ये 3 ब्रांचेज में बढ़ जाती है। वेंट्रल टेस्ट वेसल में, एंटीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल और पोस्टीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल। एंटीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल क्या करती है, एंटीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल और पोस्टीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल दोनों से क्या क्या निकलती हैं, लगभग 40 से 50 या कई किताबों में 45 से 50 जोड़ी दिया हुआ, एक ही बात है। एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों से 45 से 50 जोड़ी क्या निकलती हैं, ट्रांसवर्स वेसल्स निकलती है, जो कि फेरिंक्स की दीवार में स्टिग्मेटा के बीच बीच में फैली हुई ब्रांचेज होती हैं। उसके बाद में एंटीरियर हाइपोब्रैंकियल जो वेसल होती है वो आगे जाकर के 2 ब्रांचेज में और बढ़ जाती है, जिनको हम कहते हैं प्रीफरेंजियल वेसल और टेंटिकुलर वेसल। टेंटिकुलर वेसल जो है वो आगे ब्रैंकियल अपर्चर, ब्रैंकियल साइफन, स्फिंक्टर, उसके अलावा जो टेंटिकल्स हैं उनके अंदर छोटी छोटी शाखाओं में चली जाती है, बढ़ जाती है। और जो प्रीफरेंजियल वेसल है ये प्रीफरेंजियल जो बैंड होता है, या यूँ कहते हैं कि प्रीफरेंजियल जो एरिया था अपना जिसके अंदर फेरेंजियल एंटीरियर बैंड थे और फेरेंजियल ग्रूव थी, वहाँ पर रक्त की क्या करती है, सप्लाई करती है। तो ये तो थी वेंट्रल एरोटा। उसके बाद में हम बात कर रहे थे डोर्सल एरोटा की। तो डोर्सल एरोटा जो है वो पोजीशन मैंने बता दी कि ये जो अपना डोर्सल लेमिना है उसके पास या उसके नीचे मिड डोर्सल पोजीशन में पाई जाती है, जो हार्ट से जुड़ी हुई नहीं होती है। ये कौन है, डोर्सल एरोटा। अब डोर्सल एरोटा हार्ट से तो जुड़ी हुई नहीं है, परंतु फिर भी इसमें रक्त की सप्लाई होती है। तो ये क्या करती है, 3 तरह से या 3 वेसल्स की सहायता से वेंट्रल एरोटा से जुड़ी रहती है। पहला तो कौन सा है, ये जो 4 से 5 जोड़ी इसके अंदर क्या पाई जाती है, ट्रांसवर्स वेसल्स पाई जाती हैं। वो सीधे किससे जुड़ी रहती है, वेंट्रल एरोटा की ट्रांसवर्स वेसल्स से जुड़ी रहती है। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो टेंटिकुलर वेसल और जो प्रीफरेंजियल वेसल थी किसकी, वेंट्रल एरोटा की, वो भी अंत में जाकर किससे जुड़ जाती है, डोर्सल एरोटा की। तो इसका मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि डोर्सल एरोटा में रक्त की सप्लाई हार्ट से नहीं बल्कि किससे हो रही है, वेंट्रल एरोटा से हो रही है। उसके बाद में यदि हम बात करें कि डोर्सल एरोटा 2 ऐसे ऑर्गन है जिनको रक्त की सप्लाई करती है। पहला भाग कौन सा है, न्यूरल ग्लैंड है, और दूसरा भाग कौन सा है, दूसरा भाग कौन सा है, ये डोर्सल ट्रबिकुली, डोर्सल ट्रबिकली। तो डोर्सल ट्रबिकली और न्यूरल ग्लैंड इसका उत्सर्जी अंग होता है। डोर्सल ट्रबिकली आपको बताया था एक रिसेप्टर है इसका। इन दोनों को रक्त की सप्लाई कौन करता है, डोर्सल एरोटा। तो इस प्रकार से 2 तो मुख्य ब्रांच होगी, वेंट्रल एरोटा और डोर्सल एरोटा। उसके अलावा हम बात करें, हम नेक्स्ट जो अपनी ब्रांच है कौन सी, ब्रैंकियोविसरल वेसल। ब्रैंकियोविसरल वेसल। अब ब्रैंकियोविसरल वेसल की यदि हम बात करें, ये जो है ब्रांच ये डोर्सल एरोटा से निकलती है, डोर्सल एरोटा के इस भाग से यानी इस एरिया से निकलती है। और निकलने के बाद में क्या होता है, ये भी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, और जिसको कहते हैं राइट ओइसोफेगल वेसल और वेंट्रल इंटेस्टाइनल वेसल। जो ओइसोफेगल वेसल होती है, राइट ओइसोफेगल वेसल होती है, ये छोटी होती है, और जो वेंट्रल इंटेस्टाइनल वेसल होती है ये आकार में क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये दोनों ही ब्रांचेस जो है ये किसकी होती हैं, ब्रैंकियोविसरल वेसल की। अब देखिएगा नाम से क्लियर हो रहा है कि फेरिंक्स के पास से निकल रही हैं,
इसलिए, और जाक आ रही है विसरल ऑर्गन में जा रही है इसकी दोनों ब्रांचेज, इसलिए इसको क्या कहा गया है, विसरल ब्रांचेज नाम रखा गया, यानी ब्रैंकियो विसरल वेसल नाम रखा गया। ये इसीलिए रखा गया क्योंकि ये डोर्सल एरोटा के पश्च भाग से निकल करके जो शरीर के अंतरांग वहाँ पर जाती है। तो इसके लिए हम अपने पढ़ें या इसको देखें कहाँ होती है, ये इस तरह से यहाँ से निकलती है। निकलने के बाद कितनी शाखाओं में जाती है, 2 शाखाओं में, इस तरह से। तो ये तो कौन सी होगी, ब्रैंकियो विसरल वेसल, और किस शाखाओं में बनेगी, 2 शाखाओं में। ये कौन सी, राइट ओइसोफेगल वेसल, और ये है वेंट्रल इंटेस्टाइनल वेसल। तो ये दोनों ब्रांचेज किसकी हैं, ब्रैंकियोविसरल वेसल की। तो ब्रैंकियोविसरल वेसल जो है, इसको थोड़ा सा मैं ढंग से लिख देता हूँ। इसके कितने ब्रांचेज होगी, 2, राइट ओइसोफेगल वेसल, और दूसरी कौन सी है, वेंट्रल इंटेस्टाइनल वेसल। अब देखिएगा स्टूडेंट कि ब्रैंकियो यानी फेरिंक्स के पास से निकल रही है, कहाँ, किसके पीछे से निकल रही है, वैसे ये डोर्सल एरोटा के पीछे से निकल रही है। और विसरल वेसल्स यानी कि ये जो है ब्रैंकियो विसरल वेसल है, ये विसरल ऑर्गन और डोर्सल एरोटा दोनों से जुड़ी हुई होती है। और इसकी 2 ब्रांचेज हैं, राइट ओइसोफेगल वेसल, ये छोटी होती है, वेंट्रल इंटेस्टाइनल वेसल होती है, ये क्या होती है, बड़ी होती है। अब यहाँ पर विसरल वेसल नाम लिखा गया, इसका मतलब ये शरीर के जो आंतरांग होते हैं, क्या, शरीर के आंतरांग, उनको क्या करती है, रक्त की सप्लाई करती है। जैसे राइट ओइसोफेगल जो वेसल होती है, ये जो राइट लीवर लोब होती है, और ओइसोफेगस का जो राइट साइड होती है, वहाँ पर ब्लड की सप्लाई करती है। जबकि जो वेंट्रल इंटेस्टाइनल वेसल जो होती हैं, ये लेफ़्ट साइड जो होती है ओइसोफेगस की, उसके अलावा स्टमक की, इंटेस्टाइन की, रेक्टम की, और गोनाड्स, और जो अपने इसकी लेफ्ट लीवर लोब होती है, उन सब के अंदर क्या करती है, रक्त की सप्लाई करती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये छोटी शाखा है जो केवल राइट साइड में जो लीवर लोब होता है, ओइसोफेगस होती है, उनको सप्लाई करती है। जबकि ये क्या करती है, ये राइट साइड के, तो ये लेफ्ट साइड के जितने भी, और जो वेंट्रल साइड के जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं, और चूंकि ये आकार में बड़ी होती है, इसलिए ये लगभग सभी विसरल ऑर्गन्स जो हैं, खासकर पाचन तंत्र वाले भाग हैं, उनको रक्त की सप्लाई करती है। तो ये ब्रैंकियोविसरल वेसल कहलाती है। और ब्रैंकियोविसरल वेसल वापस देखिएगा कहाँ से निकलती है, डोर्सल एरोटा के ठीक पीछे से निकलती है। और ये फेरिंक्स, डोर्सल एरोटा चूँकि फेरिंक्स का ही भाग होता है या फेरिंक्स के ऊपर स्थित होती है, इसलिए इसको ब्रैंकियो शब्द दिया गया। और विसरल का नाम क्या है, क्योंकि ये आंतरांगों में जाती है इसकी शाखाएं, इसलिए इसको विसरल नाम दिया गया। और वेसल मतलब ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनी होती है। ये कितने भागों में बंट गई, 2, राइट ओइसोफेगल वेसल और वेंट्रल इंटेस्टाइनल वेसल। अब जो राइट ओइसोफेगल वेसल है, ये राइट साइड के जो ओइसोफेगस और जो इसकी स्टमक है, वहाँ पर रक्त की सप्लाई करती है। और ये आकार में ये बड़ी होती है, वेंट्रल इंटेस्टाइनल वेसल। तो ये सभी पाचन तंत्र के जो भाग है, और खासकर कौन से, लेफ्ट साइड के, उनको, और वेंट्रल साइड में क्या करती है, रक्त की सप्लाई करती है। अब अपने बात करते हैं तीसरी कौन सी, कार्डियोविसरल वेसल। अब कार्डियोविसरल वेसल की यदि हम बात करें तो कार्डियो शब्द आ गया यानी हार्ट, विसरल यानी आंतरांग, और वेसल का मतलब होता है क्या, वाहिनी। तो यानी कहने का मतलब ये जो है वेसल जो है हार्ट से निकलेगी। जैसे ये ब्रैंकियो था, ब्रैंकियो का मतलब ये फेरिंक्स की डोर्सल एरोटा से निकल रही थी, और यहाँ कार्डियो शब्द आ गया, इसका मतलब ये जो कार्डियो यानी हार्ट से निकलेगी, आंतरांगों में जाएगी, और रक्त वाहिनी है, यानी ऐसी रक्त वाहिनी जो हार्ट से निकल करके आंतरांगों में जाती है, इसको क्या कहते हैं, कार्डियोविसरल वेसल। अब कार्डियोविसरल जो वेसल होती है, इसकी भी 3 शाखाएँ होती हैं। कितनी ब्रांच होती है, 3 शाखाएँ। कौन कौन सी, मिड डोर्सल ब्रांच, पहले सबसे पहले मेन डोर्सल ब्रांच, दूसरी है मेन मिड ब्रांच, और तीसरी कौन सी है, मेन वेंट्रल ब्रांच। तो ये तीनों की तीनों जो ब्रांचेज होती हैं, ये तीनों ब्रांचेज किसकी होती हैं, अपने कार्डियो विसरल वेसल की होती हैं। और जो कहाँ से निकलती है, हार्ट के पृष्ठ सतह से निकलती है। अब देखिएगा इन तीनों ब्रांचेज की यदि हम बात करें तो ये तीनों ब्रांचेज ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बात की थी
कि जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आवश्यकता होने के अनुसार अपना मार्ग बदल लेता है, ब्लड का सर्कुलेशन का जो मार्ग है, फ्लो है, जो वे है, उसको थोड़ा क्या बदल लेता है। तो ये विशेषता एसिडियन की ही होती है। तो इसलिए इससे जितनी भी ब्रांचें निकल रही है वो लगभग सभी आंतरांगों में जाती है, वहाँ से रक्त को दे भी सकती है और रक्त को ले भी सकती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे भी सकती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले भी सकती है। तो कार्डियोविस्रल वेसल है, इसकी कितनी ब्रांचेज होगी? आगे 3 ब्रांचेज होगी। पहली कौन सी है? मेन डोर्सल वेसल। दूसरी कौन सी है? मेन मिड वेसल। और तीसरी कौन सी है? मेन वेंट्रल वेसल। ये निकलती कहाँ से? देखिए ये जैसे अपने हार्ट मान लें, इसका ये डोर्सल भाग है, यहाँ से निकलती है। कौन? अपनी कार्डियोविस्रल वेसल। निकलने के बाद कितनी शाखाओं में बन जाती है? 3 शाखाओं में बन जाती है इस तरह से। तो इसमें पहली कौन सी है? मेन डोर्सल, दूसरी मेन मिड और तीसरी कौन सी? मेन वेंट्रल वेसल। तो ये तीनों की तीनों जो है निकल जाती है। किससे निकलती है ये? क्या नाम है इसका? कार्डियोविस्रल वेसल, जो कि हार्ट के पृष्ठ सतह से निकलकर आंतरांग में जाती है। इसको क्या कहते हैं? इसलिए क्या कहते हैं? इसको हम कार्डियोविस्रल वेसल कहते हैं। अब देखिएगा कार्डियोविस्रल वेसल की यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो सबसे पहले मेन जो डोर्सल ब्रांच है ये क्या करती है? इससे फिर आगे फिर ब्रांच निकलती है, या यूँ कह सकते हैं ये टेस्ट के अंदर जाती है। उसके अलावा लेफ्ट ओइसोफेगस के अंदर जाती है, राइट गोनाड में जाती है। और उसके अलावा ये जो है कुछ मात्रा में आगे सब टेंटिकुलर वेसल और जो अपने प्रीकोस्ट विनाल जो होता है, यानी साइफनल जो वेसल्स हैं, उनका भी क्या करती है? ये निर्माण करती है। तो मेन जो डोर्सल ब्रांच है वो टेस्ट में भी जाती है, गोनाड्स में भी जाती है राइट साइड के। उसके अलावा सब टेंटिकुलर वेसल्स में भी बंटी होती है और साइफन के अंदर भी क्या इसकी शाखा जाती है। दूसरी जो मेन मिड जो ब्रांच होती है ये केवल लेफ्ट गोनाड्स के अंदर क्या है? प्रवेश करती है। उसके अलावा जो मेन वेंट्रल ब्रांच होती है ये डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स के रूप में आगे जाते हुए जो अपने लेफ़्ट साइड का जो लीवर लोब होता है, लेफ़्ट साइड का जो स्टमक है, लेफ़्ट साइड का जो इंटेस्टाइन का भाग है, और जो अपने कह सकते हैं कि डोर्सल जो टेस्ट वेसल है वहाँ पर क्या करती है? ये रक्त की सप्लाई कर देती है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब जो कार्डियोविस्रल वेसल्स हैं उसकी तीनों ब्रांचेज जो हैं वो सभी आंतरांगों और चोल को क्या करती है? रक्त की सप्लाई करती हैं। अब देखिएगा कि जो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये ब्लड वेसल्स होती हैं। तो मुख्य ब्लड वेसल्स 4 होगी, वेंट्रल एरोटा, डोर्सल एरोटा, उसके अलावा ब्रैंकियोविस्रल वेसल और कार्डियोविस्रल वेसल। वेंट्रल एरोटा की 3 ब्रांच होगी, वेंट्रल टेस्ट वेसल, एंटीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल और पोस्टीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल। वेंट्रल टेस्ट वेसल जो है आगे जाकर के फिर कितनी शाखाओं में बढ़ जाती है? 2 टेंटिकुलर ब्रांच और प्रीफेरेंजियल ब्रांच के अंदर, और साथ में उससे क्या निकलती है? इन दोनों से थोड़ी बहुत तो क्या कह सकते हैं अपने 40 से 50 जोड़ी जो है वो क्या निकलती है? ट्रांसवर्स ब्रांचेज भी निकलती हैं। डोर्सल एरोटा जो होता है, डोर्सल एरोटा की जो ब्रांचेज हैं 2 मुख्य होती हैं, एक तो न्यूरल ब्रांच होती है और एक कौन सी होती है? डोर्सल ट्रबिकुलरी ब्रांच। ब्रैंकियोविस्रल वेसल जो होती है इससे 2 निकलती है, राइट ओइसोफेगल वेसल और वेंट्रल इंटेस्टाइनल वेसल। कार्डियोविस्रल वेसल जो होती है इससे 3 ब्रांच निकलती है, मेन डोर्सल वेसल, मेन मिड वेसल और मेन वेंट्रल वेसल, जो आज मैंने इस डायग्राम से आपको समझा दिया कि किस प्रकार से निकलती है। आपको मैं बताता हूँ कि वेंट्रल एरोटा और कार्डियोविस्रल वेसल जो है, यानी मेन तो जो निकलती है हार्ट से वो है वेंट्रल एरोटा, और इससे छोटी ब्रांच जो निकलती है कौन सी है? कार्डियोविस्रल वेसल। उसके अलावा डोर्सल एरोटा और जो ब्रैंकियोविस्रल वेसल है इनका हार्ट से कोई संबंध नहीं होता है। अब अपने कल देखेंगे किस प्रकार से इनके अंदर रक्त की सप्लाई होती है। थैंक यू।